आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। मतलब ये है कि अगर हम दो अल्कीन लेंगे अलग अलग तो उसमें से कौन सा स्टेबल होगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। यानी दो अल्कीन का, दो से ज्यादा अल्कीन का आपस के दरमियान में उसका कंपैरिजन करना, हम कहते हैं कि ये रिलेटिव है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, कौन सी फैक्टर है जो डिफाइन करती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को। तो यहां मैंने कुछ फैक्टर लिखे हैं। नंबर फर्स्ट, ये डिपेंड करती है अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन पर ये डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की अल्कीन होते हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनल अल्कीन, या टर्मिनल अल्कीन को हम वन अल्कीन भी कहते हैं। और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनल अल्कीन और इंटरनल अल्कीन। अब टर्मिनल अल्कीन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, तो अगर यहां गौर करें टर्मिनल अल्कीन का मैंने एग्जांपल लिखा है। टर्मिनल अल्कीन का अगर आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और फिर CH2। यहां अगर आप देखिए जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन नंबर 1 पे है। तो अगर आपके पास जो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है वो अगर डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पे है, टर्मिनल साइड पे है, टर्मिनल का मतलब है एक साइड पे है, यानी पोजीशन नंबर 1 पे है, तो सच टाइप ऑफ अल्कीन जो होते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनल अल्कीन और वन अल्कीन। दूसरे टाइप है नॉन टर्मिनल अल्कीन। नॉन टर्मिनल अल्कीन या उसको हम कहते हैं इंटरनल अल्कीन। अब इस केस में क्या होता है, जो अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो टर्मिनल पोजीशन के बजाय उसके बीच में या एक साइड पे होता है, लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता। मतलब ये अगर आप देखिए एग्जांपल को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। अब यहां अगर आप देखिए तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, इस इनके दरमियान में है, इस साइड पे भी नहीं है, इस साइड पे भी नहीं है। तो सच टाइप ऑफ जो अल्कीन होते हैं उसको हम नॉन टर्मिनल अल्कीन कहते हैं। और याद रखिए सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन जो होते हैं वो टर्मिनल या वन अल्कीन होते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर आप इस एग्जांपल को दें, यहाँ 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहां अगर आप देखिए 1 2, यहां 2 पोजीशन पे है, तो ये जो है ना एक्सपोज है, आसान तरीके से इस पे इलेक्ट्रोपाइल अटैक कर सकता है। तो वन अल्कीन के जो या टर्मिनल अल्कीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अवेलेबल है फॉर द अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोपाइल, और इलेक्ट्रोपाइल उस इलेक्ट्रॉन पे आसानी के साथ अटैक कर सकता है। सो दैट्स वाई जो वन अल्कीन होते हैं या जो टर्मिनल अल्कीन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि यहां देखिए बॉन्ड बिल्कुल बीच में होता है, ये इजीली एक्सपोज नहीं है, किसके सामने, जो इलेक्ट्रोपाइल होता है उसको इजीली एक्सपोज नहीं है, आसानी से वो इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो नॉन टर्मिनल या जो इंटरनल अल्कीन होते हैं वो वन टर्मिनल अल्कीन से, वो जो वन अल्कीन है या जो टर्मिनल अल्कीन है उससे ज्यादा स्टेबल नहीं होते बल्कि कम स्टेबल होते हैं। एक फैक्टर हुआ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का। दूसरा क्या फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नंबर। यानी ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो अल्कीन है उसमें कितने नेचर की, किस किस्म नेचर की सब्स्टिट्यूएंट उस अल्कीन में अटैच है, नंबर 1। और उसी के साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है कि कितने सब्स्टिट्यूएंट है। याद रखिए मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर स्टेबल। अगर किसी अल्कीन में जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये फर्दर मैं एग्जांपल के जरिए आप लोगों को अभी समझाऊंगा कि वो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो कैसा अल्कीन स्टेबल होगा। तीसरा फैक्टर ये है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास अल्कीन के स्ट्रक्चर में मौजूद है, अब उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है, क्या वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि दूसरे कार्बन के साथ विद अ सिंगल बॉन्ड अटैच है, और वो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो दूसरे कार्बन के साथ
डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो इन सारे इस फैक्टर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इसी तरह डी नंबर क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी अल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड है, किसी में दो बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही वो स्ट्रक्चर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा वो स्टेबल होगा। अब अल्कीन की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, किससे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से या हीट ऑफ कंबस्टन से, मतलब हीट ऑफ कंबस्टन से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि अल्कीन आप लोगों को पता है ये कंबस्टिबल होते हैं, इसको हम कंबस्ट कर सकते हैं। तो उस कंबस्टन के दौरान जो हीट रिलीज होता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। तो उसी से क्या होता है, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं उस हीट से कि कौन सा अल्कीन मोर स्टेबल होगा और कौन सा अल्कीन कम स्टेबल होगा। अब कोई अल्कीन ज्यादा जितना हीट रिलीज करता है वो लेस स्टेबल होगा, और जो जितना कम हीट रिलीज करता है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि जितना ज्यादा हीट रिलीज करता है इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही उसमें अनस्टेबिलिटी होगी। जितना किसी स्ट्रक्चर में, किसी कंपाउंड के अंदर जो है वो उसका हीट कम आता है अल्कीन में, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि वो मोर स्टेबल होगा। जो जितना किसी कंपाउंड के अंदर एनर्जी कम होगी उतना मोर स्टेबल होगा। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये आपके पास मैंने यह लिखा है ब्यूट 1 ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ये क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटीन है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, ब्यूट 1 यानी, क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये ब्यूट 1 यानी है। इसी तरह ये जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं ब्यूट 2Ne और ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन इसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पोजीशन नंबर 1 2 2 पे जो है ना डबल बॉन्ड मौजूद है। अब 2 ब्यूटीन जो है, अब ब्यूट 2Ne जो है, अब इसको हम तीन तरीकों से यहां लिख सकते हैं, इसके तीन फॉर्म बन सकते हैं 2 ब्यूटीन के। एक फॉर्म ऐसा हो सकता है कि जिन कार्बनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहां मैंने शो किया है, एक कार्बन ये, दूसरा ये, उनके दरमियान क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड है। इसके साथ जो CH3 मौजूद है, एक फॉर्म ये है, फर्स्ट फॉर्म ये डिस्कस करते हैं, ये दूसरा फॉर्म है। ये आपके पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और उनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। इस केस में हम ये कर सकते हैं कि ये जो दोनों मिथाइल है, अगर हम एक दोनों कार्बन की एक साइड पर अटैच कर दे, और जो दो हाइड्रोजन है ये भी एक दूसरे के सामने अटैच कर ले, मतलब दोनों कार्बन के साथ अटैच कर ले, एक हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ, एक मिथाइल इस कार्बन के साथ, दूसरा मिथाइल इसके साथ। तो अगर आप यहां देखें तो यहां मिथाइल और मिथाइल एक सेम जो है ना, वो सेम कार्बन के साथ सेमिलर अटैच है। इसी तरह सेम साइड, इसी तरह हाइड्रोजन भी जो है इसके इसमें सेम साइड पे है, तो इसको हम कहते हैं सीसाइड, इसको कहते हैं सीसाइड। इस तरह कंपाउंड को हम कहते हैं सीसाइड, जिस कंपाउंड में दो सिमिलर स्ट्रक्चर एक साइड पे अटैच हो। तो इसी तरह कंपाउंड को हम कहते हैं सीसाइड। इस केस में मिथाइल मिथाइल सिमिलर साइड पे अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर साइड पे अटैच है, और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, सीसाइड। लेकिन सीसाइड हम पूरा नहीं लिखते, इसे हम सेस सिर्फ लिखते हैं। तो इसके साथ हम लिखते हैं सेस 2 ब्यूटीन और सेस ब्यूट 2ENE। एक ऐसा पॉसिबल है जो ब्यूटू ब्यूटीन है, इसका एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। दूसरा इस तरह पॉसिबल है कि दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब ऐसा कर ले कि ये जो दो मिथाइल है, ये एक मिथाइल एक कार्बन के साथ अटैच कर ले, दूसरा उसकी अपोजिट साइड पे अटैच कर ले। एक मिथाइल आपके पास ये है, इस कार्बन के साथ मैंने अटैच किया, और दूसरा मिथाइल जो है वो मैंने इसकी अपोजिट सामने वाले कार्बन के साथ अटैच किया। जो हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ यहां, और उसके अपोजिट में दूसरा हाइड्रोजन अटैच किया। अब इस तरह कंपाउंड जिसमें सिमिलर जो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आते हैं वो अपोजिट साइड पे है,
अगर आप देखिए यहाँ मिथाइल और इस मिथाइल ये दोनों अपोजिट साइड पे है, इसी तरह हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के अपोजिट साइड पे है। इस तरह कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रांसाइड। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रांसाइड। और यहां से हम क्या निकालते हैं, सिर्फ मुख्तसर है, पहला वर्ड लिखते हैं ट्रांस। ये 2 ब्यूटीन है और ब्यूटूएन-ई है, लेकिन चूंकि दोनों का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड पे अटैच है, तो इस वजह से इसके साथ हम लिखते हैं ट्रांस ब्यूटूएन-ई और ट्रांस 2 ब्यूटीन। दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। अब तीसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि हम ऐसा कर ले कि जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है, तो दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच कर ले और दोनों मिथाइल एक कार्बन के साथ अटैच कर ले। तो इसी स्ट्रक्चर में अगर आप गौर कर ले आप लोग, तो ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन मैंने अटैच किए, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला, और इस कार्बन के साथ जो दोनों मिथाइल है दोनों इसके साथ क्या है, अटैच है। अब इस केस में क्या है, इस केस में अब एक सब्स्टिट्यूएंट आया। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पूरा हम नाम लिखते हैं ब्यूटूएन-ई, लेकिन इस केस में एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे आया है 2 मिथाइल प्रोपीन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 कार्बन ये कार्बन 2 कार्बन पे एक मिथाइल अटैच है तो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन के पॉसिबल है। अब हम आते हैं इसके कंबस्शन पे। कंबस्शन जब हम इन स्ट्रक्चर्स का करते हैं उससे कितना हीट रिलीज होता है, उस हीट से हम इसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो फाइंड करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो हीट है, कितना हीट कौन सा कंपाउंड कितना हीट रिलीज करता है कंबस्शन के दौरान। तो अब हम उसी से अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा अल्कीन मोर स्टेबल है और कौन सा अल्कीन लेस स्टेबल है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा था 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1-ENE। ये मेरे पास है स्ट्रक्चर नंबर 1 हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम कहते हैं ब्यूट 1-ENE, ब्यूट 1-ENE। जब हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, कंबस्शन करते हैं, सॉरी जो है कंबस्शन करते हैं, तो कंबस्शन के दौरान इस कंपाउंड से कितना हीट रिलीज होता है। तो जब हम इस कंपाउंड का कंबस्शन करते हैं तो कंबस्शन के दौरान इस कंपाउंड से बनते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल H2O और प्लस डेल्टा H कितना निकलता है यहां से, -270 19 किलो जूल पर मोल। इतना हीट यहां से रिलीज होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो कुछ इस तरह था, कार्बन डबल बॉन्ड, एक मिथाइल इस साइड पे, दूसरा मिथाइल इस साइड पे और एक हाइड्रोजन इस साइड पे, इस हाइड्रोजन इस साइड पे। इसको हम कहते हैं सिस। ये ब्यूटीन है और इसको हम कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन और सिस ब्यूटूएन-ई। ये इसका जब हम जो है वो कंबस्शन करते हैं तो इससे कितना, इससे सिमिलरली 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल H2O और प्लस डेल्टा H कितना निकलता है, हीट ऑफ कंबस्शन इसका है -27112 किलो जूल पर मोल, 2712 किलो जूल पर मोल। इसी तरह तीसरा स्ट्रक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया था वो था ट्रांस, एक मिथाइल एक कार्बन पर, दूसरा मिथाइल उसके अपोजिट कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। ट्रांस 2 ब्यूटीन का जब हम करते हैं कंबस्टन तो इससे कितना अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इससे निकलता है डेल्टा H, इसका है 217 किलो जूल पर -270 किलो जूल पर मोल।
और लास्ट स्ट्रक्चर जो इसका है उसमें क्या है कि दोनों कार्बन के साथ हमने अटैच करना है मिथाइल, और फिर दूसरे कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच करने हैं। जब हम इसका कंबस्शन करते हैं 6 ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाते हैं 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल H2O और 270 2703 किलो जूल पर मोल माइनस, इतना हीट यहां से रिलीज होता है। अब हम यहां से फाइंड करते हैं कि कौन सा अल्कीन इसमें मोर स्टेबल है और कौन सा अल्कीन इसमें लेस स्टेबल है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि जितना जिस कंपाउंड का हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा आता है, जिसका जितना ज्यादा आता है वो उतना ज्यादा लेस स्टेबल होगा, जिसका हीट ऑफ कंबस्टन जितना कम आता है वो उतना ज्यादा मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हीट मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। तो जिस चीज के अंदर हम जानते हैं कि एनर्जी ज्यादा हो, हीट ज्यादा हो, वो लेस स्टेबल होगा, इजीली इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा। और यह अगर आप देखिए इस कंपाउंड को ब्यूट 1 को जब हम कंबस्शन करते हैं इसका, तो इससे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है -27 किलो जूल पर मोल। और यहां अगर आप देखिए सिस जो 2 ब्यूटीन है, इसका अगर हम कंबस्शन करते हैं तो यहां से हीट रिलीज होता है -2712 किलो जूल पर मोल। ट्रांस का जब हम कंबस्शन करते हैं तो इससे निकलता है -2707 किलो जूल पर मोल हीट। जब हम 2 मिथाइल प्रोपीन का कंबस्शन करेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन, इससे निकलता है -2703 किलो जूल पर मोल। अब अगर ऊपर स्ट्रक्चर को आप देखें, ये इस पे पोजीशन नंबर 1 पे देखो, अभी हमने जो फैक्टर बताए थे आप लोग, उसमें एक था पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहां पे है, इस पर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो अगर आप गौर करें, यहां पे इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी है, सेम है, लेकिन यहां इस केस में अगर आप देखें इस पोजीशन में कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहां जो इस केसेस में है, यहां पे कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो जो पोजीशन होता है वो मैटर करता है। मैंने आप लोग को अभी बताया, एक टर्मिनल अल्कीन होता है, एक नॉन टर्मिनल अल्कीन होते हैं। अब ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ये टर्मिनल अल्कीन है, यहां पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है और ये इजीली एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे इजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि ये इजीली और सही तरीके से क्या एक्सपोज है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है वेरी इजीली, तो इस वजह से इजीली अटैक करता है। उसका जो हीट निकलता है -2719 किलो जूल पर मोल। अब इसका हीट एक्सपेरिमेंटली ज्यादा आया, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है मोर रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है। अब ये जो बाकी स्ट्रक्चर है इसमें हम कंपैरिजन करते हैं सेस टू ब्यूटीन वाले जो स्ट्रक्चर है, एक सेस है, ये वाला सेस है, ये वाला ट्रांस है। इसमें अगर आप गौर करें तो यहां पे जो हीट है -2712 किलो जूल पर मोल है सेस के केस में, ट्रांस के केस में -2707 किलो जूल पर मोल है। इसमें से सब दोनों में से ट्रांस वाले का जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो कम है, जबकि सेस का जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो सेस है आपके पास वो लेस स्टेबल है और जो ट्रांस है वो आपके पास मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों है? अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पोजीशन जो होते हैं, जो इसके साथ जो चीजें अटैच होती है उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर यहां पे आप देखिए सेस के केस में जो मिथाइल है वो सिमिलर साइड पे अटैच है और हाइड्रोजन भी सिमिलर साइड पे अटैच है। ये तो बल्कि ग्रुप है, मिथाइल ये बल्कि ग्रुप होता है, तो ये दोनों सिमिलर साइड पे है और इस तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े बल्कि स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है
और ये दूसरों को क्या करता है, रिपल करते हैं, रिपल करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना उस रिपल्जन की वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। और वो अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे इसका जो हीट ऑफ कंबस्शन होता है वो ज्यादा निकलता है। जबकि इस केस में अगर आप देखिए मिथाइल मिथाइल एक दूसरे से बहुत दूर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी एक दूसरे से दूर है, तो इस वजह से इसके अंदर इतना रिपल्जन नहीं होता। अब आते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ, 2 मिथाइल प्रोपीन। यहां अगर आप देखें हमने अभी बात की थी जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा ज्यादा उतना ही वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। यहां इस कंपाउंड में 2 मिथाइल में अगर आप देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है मिथाइल, और अभी हमने डिस्कस किया था जितना सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होते हैं, मिथाइल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक कार्बन पे ज्यादा होंगे उतना ही वो अल्कीन मोर स्टेबल होगा। ये किस वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। हम बाद के लेक्चरों में डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जितने सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे उतना ही वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मिथाइल अटैच है, मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है, ये इस अल्कीन को मोर स्टेबल बना देता है। इसी वजह से इसका जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो इन सब में से लीस्ट मतलब सबसे कम है, -2703 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब हुआ इन तमाम में अगर हम सीक्वेंस से लिखे कौन ज्यादा स्टेबल है, याद रखिए 2 मिथाइल प्रोपीन जो है ये लास्ट वाला 4th नंबर स्ट्रक्चर 2 मिथाइल प्रोपीन ये सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ट्रांस जो 2 ब्यूटीन है वो स्टेबल, उसके बाद सिस जो है 2 ब्यूटीन वो स्टेबल, और लास्ट नंबर पे ब्यूट 1 जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल। मतलब ये 4th नंबर वाला मोर स्टेबल, फिर 3 नंबर वाला स्टेबल, फिर 2 वाला और फिर 1 वाला। तो ये इसका सीक्वेंस होगा।